तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है आर्यनदीप और मेरे में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 के पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है फार्मिंग इन पालनपुर। सो इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की ओवरव्यू को समझा था और हमने ये भी जाना था कि पालमपुर विलेज में क्या-क्या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है? तो मतलब विलेज के अंदर क्या-क्या सी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ पालमपुर को एज़ ए एग्ज़ाम्पल के तौर में दिखाया गया है कि पालमपुर विलेज में क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। और हमें ये भी बताया गया है कि पालमपुर में कौन-कौन सी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती थी या कौन-कौन सी लिमिटेड स्केल वाली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती थी, उन सभी चीज़ों के बारे में समझा। और हमने ये भी जाना था लास्ट में कि ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी हमने 4 चीज़ों को देखा था, जैसे कि लैंड हो गया, फिज़िकल कैपिटल हो गया, फिर आपका लेबर हो गया और आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया। तो ये चारों चीज़ों को हमने समझा था। तो आज हम फार्मिंग इन पालमपुर से स्टार्ट करेंगे और फार्मिंग इन पालमपुर के अंदर सबसे पहला पॉइंट है लैंड इज फिक्स्ड। सो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो ये चीज़ को हमने पहले ही जाना था कि जो फार्मिंग है वो पालमपुर विलेज की सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है और 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। और टोटल 75% लोग हैं पालमपुर के जो कि फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। आपको ये भी याद हो जाना होना चाहिए कि पालमपुर के अंदर कितने टोटल विलेजेस थे, 450 विलेजेस थे, 450 फैमिलीज़ थी, सॉरी। और 450 फैमिलीज़ में कौन-कौन से किस टाइप के लोग थे, किस कैटेगरी के लोग थे, ठीक है? वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए। सो यहाँ लिखा हुआ है कि दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। तो वहाँ के जितने भी ये जो 75% ऑफ पीपल थे, उनके पास 2 चॉइस था, या तो वो फार्मर्स है या वो क्या है, तो फार्म लेबरर्स है। अब फार्मर्स और फार्म लेबरर्स क्या हो गया? फार्मर्स जो इनिशियली जो फार्मिंग करते हैं और फार्म लेबरर्स वो हो गए फार्मर्स के पास लैंड है और फार्म लेबरर्स के पास लैंडलेस हो गए। ठीक है, वो लैंडलेस पीपल है। तो लैंडलेस पीपल क्या करेंगे? वो किसी फार्मर्स के अंदर काम करेंगे एज़ अ फार्म लेबर, तो वो फार्म लेबरर्स हो गए। तो द वेल बीइंग ऑफ दीज़ पीपल इज़ क्लोज़ली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। तो इन सभी लोगों के मिलने के बावजूद ये जितना भी फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था पालमपुर में। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कांस्टेंट इन रेज़िंग फार्म प्रोडक्शन। बट एक रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे था या एक कांस्टेंट वहाँ पे था। कहाँ पे? तो पालमपुर में एक कांस्टेंट था या रेस्ट्रिक्शन था फार्म प्रोडक्शन के रेज़िंग में। तो वो क्या था कि जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो फिक्स था वहाँ पे, ठीक है? तो पालमपुर में सभी चीज़ें बढ़ रही थी, बट बढ़ने के साथ ये पालमपुर का ही बात नहीं है, आप कोई भी विलेज में किसी भी जगह में देख लोगे, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है, सब सभी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, बट जिस पॉपुलेशन के पेट भरने के लिए जो लैंड एरिया रिक्वायर्ड है, वो बढ़ नहीं रहा है। जो लैंड एरिया जिस पॉपुलेशन को पेट भरने के लिए चाहिए, वो चीज़ बढ़ नहीं रहा है, ठीक है? तो वही चीज़ है कि लैंड एरिया जो क्या था, वो फिक्स था। तो 1960 तक जो पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो 1960 तक क्या हुआ था, लैंड एरिया में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पर फिर भी क्या हुआ, थोड़ा बहुत लैंड का एक्सपेंशन हुआ था, क्योंकि जितने भी वेस्टलैंड्स थे विलेज में या पालमपुर में, तो उन सभी वेस्टलैंड को कन्वर्ट किया गया था कल्टीवेबल लैंड में, ठीक है? उन सभी वेस्टलैंड को कल्टीवेबल लैंड बनाया गया था, मतलब उसमें फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। So there exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. तो बस एक ही ऑप्शन रहा था, वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड बनाना। और उसके बाद कोई भी ऐसा फर्दर स्कोप नहीं था कि किसी और लैंड को हम एज अ फार्म प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर पाए, एज अ कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर पाए, ठीक है? तो अभी यहाँ दिया हुआ है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। तो ये जो लैंड को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वो क्या होता है? हेक्टेयर होता है। तो हेक्टेयर मतलब क्या हो गया? हेक्टेयर मतलब अगर आपके पास कोई स्क्वायर प्लॉट है और वो स्क्वायर प्लॉट जो है वो 100 मीटर, मतलब 100 मीटर की साइड्स के स्क्वायर प्लॉट है। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 100001। तो ये हो गया आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर की जो लैंड है उसको बोल देते हैं 1 हेक्टेयर, ठीक है? सो दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स। तो ऐसे तो स्टैंडर्ड यूनिट यूनिट हम लोग हेक्टेयर यूज़ करते हैं, बट फिर भी आपको बहुत सारे विलेजेस में अलग-अलग यूनिट्स पे या अलग-अलग लोकल यूनिट्स पे उन सभी चीज़ों को मेज़र करने मिलेगा लैंड से, जो कि बीघा हो गया या गुइंथा हो गया और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है?
तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड ऑफ मेजरिंग 100 मीटर। तो वही चीज़ है, 100 मीटर के एरिया स्क्वायर को, 100 मीटर के एक स्क्वायर एरिया के साइड को हम बोल देते हैं 1 हेक्टेयर के लैंड। तो सेकंड पार्ट में है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। या एक ही पीस ऑफ लैंड से बहुत ही ज़्यादा उगाया जा सकता है या बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, इस चीज़ को समझते हैं। Then the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। तो जिस तरीके की क्रॉप उगाई जा रही है और जिस तरीके की फैसिलिटीज मिल रही है पालमपुर में, तो पालमपुर के विलेज को उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट के साइड के विलेज से कंपेयर किया जा रहा है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सभी जितने भी लैंड है वो पालमपुर में कल्टिवेटेड ही है। कोई भी लैंड छूटा हुआ नहीं है, मतलब सभी लैंड कल्टिवेटेड है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो रेनी सीजन के अराउंड जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं। अब खरीफ क्रॉप्स के बारे में आप भी जान लो थोड़ा। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? तो ये जो खरीफ क्रॉप्स है, इसे बेसिकली मानसून सीजन के अराउंड उगाया जाता है। ठीक है, मानसून सीजन मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो मानसून सीजन अराउंड मई या जून के अराउंड आ जाता है। ठीक है, तो मई या जून के अराउंड इस क्रॉप्स को वहाँ पे सो किया जाता है। और इन सभी क्रॉप्स का जो हार्वेस्ट है वो आपका सितंबर या अक्टूबर के अराउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बस याद रखना। फिर है कि दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। तो ये जो ज्वार और बाजरा उगाया जाता है, तो ये ज्वार और बाजरा को एज अ कैटल फील्ड की कैटल फीड की तरह यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी उनके जो कैटल है उनको चारा देने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और इन्हीं के बीच में क्या होता है कि 2 सीज़न्स आते हैं, 2 मेजर क्रॉप सीज़न्स आते हैं। एक खरीफ क्रॉप्स हो गया, एक रबी क्रॉप्स हो गया। खरीफ और रबी क्रॉप्स की सीज़न के बीच में ही पोटैटो का भी कल्टीवेशन हो जाता है अक्टूबर दिसंबर के अराउंड। ठीक है? इन द विंटर सीज़न रबी फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट। तो फील्ड्स को सो किया जाता है, व्हीट उगाया जाता है। और वो कब होता है? विंटर सीज़न में। तो रबी क्रॉप्स, ये जो व्हीट है वो क्या है? एक तरह का रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप के बारे में भी आप समझ लो कि रबी क्रॉप जो है वो स्टार्ट होता है उसका शो करना मिड नवंबर के टाइम। मिड नवंबर मतलब बोला जाए तो जब आपका मानसून सीजन खत्म हो गया होता है। तो जब मानसून सीजन खत्म होने वाला होता है तब उगाया जाता है, तब शो किया जाता है। और इन सभी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल या मई के अराउंड। ठीक है, तो ये आपका खरीफ क्रॉप का चीज़ है और ये आपका रबी क्रॉप्स का हो गया। सो फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस, जो भी व्हीट उगाई जाती है, गेहूँ उगाए जाते हैं। तो फार्मर जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे व्हीट को अपने फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेते हैं। मतलब अपने फैमिली के पेट भरने के लिए रखते हैं और बाकी जितने भी व्हीट बची हुई रहती है उसको एज अ सरप्लस मार्केट में, रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, सो पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। और कुछ पार्ट वहाँ की जो लैंड एरिया की है वो वहाँ पे शुगर केन भी उगाया जाता है, जो कि हर एक साल एक बार उगाया जाता है। मतलब वंस एवरी ईयर उस शुगर केन को हार्वेस्ट किया जाता है। तो शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और इस जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। अब शुगर केन का जितना भी वो रस होता है उसको जैगरी बनाया जाता है, या हिंदी में बोला जाए तो गुड़ बनाया जाता है। ठीक है, वो अब उस जैगरी को क्या किया जाता है, शाहपुर के ट्रेडर्स को सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो मेन रीज़न क्या है वहाँ के फार्मर्स का कि इतने सारे डिफरेंट 3 डिफरेंट क्रॉप्स को वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं। तो मेन रीज़न है कि वहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। अब वेल डेवलप्ड क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ में ही पालमपुर में सभी को प्रोवाइडेड हो चुकी थी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे चैप्टर को तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी अधिकतर हाउस है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। चाहे आप फील्ड में यूज़ कर रहे हो, चाहे आप स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको पालमपुर में देखने को मिलेगी। सो इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो मेजर इम्पैक्ट क्या था? इरिगेशन के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना। किसका? तो इलेक्ट्रिसिटी का मेजर इम्पैक्ट था। पर्शियन wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उससे पहले क्या होता था, तो पर्शियन व्हील्स का यूज़ होता था। अब पर्शियन व्हील्स क्या होता है उसे देखते हैं थोड़ा।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एक पर्शियन व्हील ही है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है पर्शियन व्हील में, मतलब एक नीचे स्मॉल वेल है, वेल होगा, और उस वेल से क्या किया जा रहा है, पानी को खींचा जा रहा है और इन सभी बॉक्सेस में पानी को भरा जा रहा है। और पानी जैसे ही ये भर रहा है, ये क्या हो रहा है, पानी नीचे की ओर गिर रहा है। और ये जो व्हील है, ये जो पर्सन व्हील है, ये किस तरीके से घूम रहा है, तो बगल में आप देखोगे बहुत सारे बैलें हैं। वो क्या करती है, एक किसी चीज़ को, शाफ्ट को वो घुमाते रहती है, और उसी चीज़ से कनेक्टेड होता है हमारा पर्सन व्हील, और पर्सन व्हील उसी के सहारे घूम रहा है। ठीक है, तो आपको ये सेकंड डायग्राम में और अच्छे से दिखेगी। तो ये देख सकते हो आप, ये जो है यहाँ पे एक वेल है, नीचे कुआं है। अब इस कुएं से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है, और ये पानी लिफ्ट होके इस, ये जो एक सिस्टम या एक कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर में ये पानी गिर रही है, और ये कंटेनर के थ्रू ये जो पानी है इस साइड में बहते बहते आ रहा है, और ये पूरे फील्ड या पूरे जितने भी जहाँ पे इरिगेशन हुआ है, जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, उस फील्ड में ये पानी को पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्शियन व्हील का यूज़ होता था इस तरीके से। फिर है कि पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड irrigate much larger areas of land more effectively। तो पर्शियन व्हील्स का जो यूज़ हो रहा था वो स्मॉल फील्ड्स में इरिगेशन के लिए, स्मॉल फील्ड्स में वाटर सप्लाई के लिए। बट ये जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स आई थी, वो बहुत ही लार्जर एरिया को कवर कर रही थी। ठीक है, तो उससे बहुत ही इफेक्टिवली या एफिशिएंटली काम हो रहा था। तो द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने पहला कुछ ट्यूबवेल्स वहाँ पे इंस्टॉल किया। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, फार्मर्स ने खुद का ही प्राइवेट ट्यूबवेल वहाँ पे सेट करना स्टार्ट कर दिया। So as a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated। तो इन्हीं सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ, जो एंटायर वहाँ पे जो कल्टिवेटेड एरिया था, तो वो क्या हो गया, इरिगेट हो गया बाय द मिड ऑफ 1970s। यहाँ दिया हुआ है कि नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन का जो सिस्टम है, सभी इंडिया के सभी विलेजेस में वो उस तरीके से प्रोवाइडेड नहीं है जिस तरीके से पालमपुर में चल रही थी। तो अपार्ट फ्रॉम दी रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। तो आपको कुछ ही जगह मिलेंगी, जैसे कि रिवराइन प्लेन्स होगी, वैसी जगह जो जहाँ से नदियाँ पार हो रही है, या कोस्टल रीजन्स वाली जो जगह ये होगी, तो वो सब जगह में क्या आपको वेल इरिगेशन सिस्टम या बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर की सप्लाई देखने को मिलेगी। ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसी जगह है जैसे कि प्लेट्यू रीजन्स होगी आपकी। तो प्लेट्यू रीजन्स में जो डेक्कन प्लेट्यू होता है, वहाँ पे लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन देखने को मिलता है, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, वो एक पखाड़ जगह है। अब पखाड़ जगह में आप कितने अंदर तक ड्रिल करके पानी को निकालोगे, तो वहाँ पे इसीलिए लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन होती है। सो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री हैज अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। तो हमारे कंट्री में अभी क्या हो रहा है कि जितने भी कल्टिवेटेड एरिया है, उसमें से लेस देन 40% एरिया जो है वो क्या है, तो इरिगेटेड है। ठीक है, सो इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और बाकी जो सभी एरिया है वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। फिर है कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स को उगते हुए देखा कि खारिफ क्रॉप्स उग रहा है वहाँ पे, रबी क्रॉप्स उग रहा है। फिर आपका बीच में अक्टूबर एंड दिसंबर के टाइम में पोटैटो को उगाया जा रहा है। फिर जो शुगर कैन है, कुछ कल्टीवेटेड एरिया उसके लिए भी छोड़ा जा रहा है लैंड एरिया, ताकि शुगर केन को उगाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें उग रही हैं, और इन्हीं सभी प्रैक्टिस को हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years। तो बहुत सारे पालमपुर के जो रीजन में है, ये मल्टीपल क्रॉपिंग वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सब यूज़ कर रहे हैं। और मेनली दो क्रॉप्स उगाया जाता था, बट क्या हुआ कि एक तीसरा क्रॉप को भी इंक्लूड किया गया जो कि पोटैटो है। वो 15 to 20 ईयर्स के अराउंड से ये चीज़ चलते आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है बहुत सारे डिफरेंट क्रॉप्स का, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये टेबल 1.1 में आपको शो हो रहा है कल्टीवेटेड एरिया ओवर ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1950 के अराउंड, 1950 टू 51 जो थी 132 मिलियन हेक्टेयर्स की कल्टीवेटेड एरिया थी उस टाइम। और फिर 1990 टू 91 में 186, 2000 टू 1 में 186। तो ये क्या आपको ये चीज़ दिखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ क्या दिख रहा है कि जो कल्टीवेटेड एरिया है वो क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब 2012 से 13 में 194 मिलियन हेक्टेयर्स था,
फिर इसके बाद 2013 टू 14 में 201 मिलियन हेक्टेयर्स हुआ। फिर थोड़ा सा क्या होने लगा, इसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से तो ये इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और फिर जाके थोड़ा बहुत बढ़ा तो वो 200 मिलियन हेक्टेयर्स पे 2016 एंड 17 के अराउंड पहुँच गया। तो ये कल्टिवेटेड एरिया का डेटा है, इस चीज़ को आप अच्छे से रीड कर लोगे। और इसी डेटा का यहाँ पे एक ग्राफ में शो करवाया गया है कि 1950 के टाइम देखो आप, ये जो ग्राफ है ये छोटी सी है, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर ये जो फेज़ है वो सेम ही इक्वल रहा। फिर इसके बाद 2010 से 11 में थोड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है 2011-12 में, 2012-13 में भी थोड़ा कम हुआ है, फिर इसके बाद इंक्रीज़ हुआ, फिर इसके बाद वही सेम पिच पे रहा, थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन है, थोड़ा बढ़ रहा है घट रहा है, पर 2016 या 17 में हमें देखने को मिला कि जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है वो 200 मिलियन हेक्टेयर्स है। ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ के कि इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाई। क्या ये ज़रूरी है कि जो इरिगेशन के अंडर जितने भी एरियाज है उनको इंक्रीज किया जाए, और क्यों ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो क्यों है, उन सभी चीज़ों का आप आंसर देना। You have read about the crops grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crops grown in your region. तो आपके रीजन में कौन कौन से अलग अलग तरह के क्रॉप्स हो रहे हैं, उन सभी क्रॉप्स को आप यहाँ पे लिखोगे। कौन कौन से मंथ में वो सो किए जाते हैं वो लिखना, कौन कौन से मंथ में वो हार्वेस्ट किए जाते हैं वो लिखना। और जो ये जो क्रॉप्स उग रहे हैं, तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स होंगे, उनके लिए अलग अलग तरह की इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइडेड होगी, जैसे कि रेन वाटर टैंक्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स। तो आप उन सभी चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। फिर है कि यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के सहारे हमने ये समझा कि सेम ही लैंड पे बहुत सारे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। तो द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो और अगला मेथड क्या होता है, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो कि यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रहा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड का। ठीक है, तो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डैम्स हो गया। इरिगेशन के लिए क्या क्या है, तो डैम्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पंप सेट्स हो गए, कैनल्स हो गए, फिर डीजल हो गए, फार्म मशीनरी हो गई। तो ये इन सभी चीज़ों में क्या हमें दिख रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की जो टेक्निक्स है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करके जो फार्मिंग मेथड है उसको, कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जा रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर हायर यील्ड। तो यील्ड को बढ़ाने के लिए, जितने भी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड की बात हो रही है फॉर इम्प्रूविंग हायर यील्ड। सो यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो यील्ड को कैसे मेजर करते हैं, कि जितने अमाउंट ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस हुए हैं एक सिंगल सीजन में। ठीक है, तो उस तरीके से हम यील्ड को मेजर करते हैं। सो टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड। तो 1960s मिड के अराउंड क्या था, जितने भी सीड्स कल्टीवेशन में यूज़ होते थे, तो वो ट्रेडिशनल सीड्स थे। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से फॉलो अप होते जा रहे थे। और इन सभी जो ट्रेडिशनल सीड्स का जो आपका कल्टीवेटिंग या यील्ड वाला फैक्टर था, वो बहुत ही लो था। ठीक है, मतलब उन सभी ट्रेडिशनल सीड्स से बहुत ही कम क्रॉप्स उगते थे। तो ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन, और इसके लिए लेस इरिगेशन अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए होता था। तो फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। तो उस टाइम क्या क्या यूज़ होते थे, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे, बट क्या क्या होते थे, तो काउ डंग, फिर नेचुरल मैन्योर, ये सब जितने भी होते थे वो सब एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता था। ऑल दीज वेयर रेडली अवेलेबल विद देम फार्मर्स हु डू नॉट हैव टू बाय देम। और किसी भी फार्मर्स को इन सभी चीज़ों को बाय नहीं करना पड़ता था, क्योंकि अधिकतर फार्मर्स कैटल, लाइव कैटल या कैटल को अपने पास पाल पोस के रखते थे। तो उन सभी कैटल से जितना भी उनका डंग निकल रहा, काऊ डंग हो गया, जैसे गाय की गोबरी, ये सब हो गई, तो वो सबको एज ए फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता था फील्ड में। So the Green Revolution in late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using yielding varieties HYVs of seeds. तो जो 1960s के लास्ट में जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस आई, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया, इंडियन फार्मर को एक मेथड दिया या एक टेक्निक दिया, ताकि वो व्हीट और राइस के कल्टीवेशन को और भी बढ़ा सके,
थ्रू द यूज ऑफ HYVs, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं. So compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. तो HYV सीड्स का अगर प्रोडक्शन देखा जाए एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, तो HYV सीड्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में ग्रेन को प्रोड्यूस कर रही थी एक ही सिंगल प्लांट से. सो एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर. तो इसी के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इम्प्रूव होते गए, बनते गए, और प्रोडक्शन इन सभी चीज़ों का बढ़ता गया. तो HYV सीड्स हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. तो ट्रेडिशनल सीड में आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना पड़ता था. यहाँ बताया जा रहा था कि ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरीगेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना पड़ता था. बट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, उसमें बहुत सारे वाटर का यूज़ होता था, और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ होता था, और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ होता था, ताकि सीड्स को अच्छे तरीके से ग्रो करके अच्छे तरीके का क्रॉप उगाया जाए. ठीक है. तो हायर यील्ड्स वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स. ये जो हायर यील्ड्स प्रोडक्शन में हो रही थी, ये सिर्फ HYV सीड से ही पॉसिबल था. इरिगेशन से पॉसिबल था, केमिकल फर्टिलाइजर से पॉसिबल था, और पेस्टिसाइड से था. ठीक है. तो इन सभी चीज़ों से हायर यील्ड्स हो रही थी. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. तो इंडिया में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे, उन सभी लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को पहले अपनाया था इंडिया में. तो द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप फ्यू वेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स. तो जो फार्मर थे इन सभी रीजन में, उन सभी लोगों ने इरीगेशन के लिए ट्यूबवेल्स को सेटअप किया, और HYV सीड्स को अपनाया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया. और इन सभी चीज़ों से क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ती गई. सो सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स व्हिच मेड प्लॉगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. तो पहले के टाइम बाय द यूज़ ऑफ प्लग, और जितने भी छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ टूल होते थे, उन सभी टूल को यूज़ करके क्या होता था वहाँ पे, हार्वेस्ट होता था, या बहुत सारी चीज़ें फील्ड में जो किए जाते वो सब होता था. बट अब क्या हो चुका है, बहुत सारे फार्म मशीनरीज आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए. तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके जो फार्मर्स थे, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, या बहुत बोला जाए तो बहुत ही जल्दी हार्वेस्ट कर रहे थे. हार्वेस्टिंग वो सब फास्टली कर रहे थे. तो दे वे आर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट. So in Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. तो पर हेक्टेयर में कितना वैरायटी ऑफ वीट ग्रो हो रहा था, तो 1300 kg का वीट ग्रो हो रहा था. सो विथ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर. ये तो हो रहा था 1300 kg ट्रेडिशनल मेथड से. बट वही आपका मॉडर्न मेथड से देखा जाए तो 3200 kg पर हेक्टेयर से आपका ये ग्रो हो रहा है. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन थी वीट की, वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और फार्मर्स क्या होने लगे, ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट. फार्मर्स को बहुत ही ग्रेटर अमाउंट ऑफ वीट उनके पास जमा होने लगा, ताकि वो उन सभी चीज़ों को मार्केट में सेल कर सके. ठीक है. तो यहाँ पे ये टेबल 1.2 में एक डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड वीट इन मिलियन टन्स. तो मिलियन टन्स में पल्सेस एंड वीट का प्रोडक्शन हो रहा है. तो 1956 टू 1965 टू 1966 के अराउंड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस थी 10 मिलियन टन्स, और प्रोडक्शन ऑफ वीट भी 10 मिलियन टन्स थी. फिर 70 टू 71 के अराउंड पल्सेस 12, और वीट जो है 24, मतलब वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा. फिर उसके बाद क्या हुआ कि पल्सेस का फिर प्रोडक्शन कम हो गया. फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, फिर वही सेम पोजीशन पे रहा. तो ऐसे-ऐसे क्या हो रहा है कि पल्स का प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है, किस तरीके से वो घट बढ़ रहा है. और यहाँ वीट का प्रोडक्शन में दिखाया जा रहा है कि 36 टू 55, फिर 55 टू 70, 87, 94, 96, 87, 94, 99, 100, 104 टू 108. तो यहाँ पे वीट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, और पल्स का भी इंक्रीज़ हुआ, बट वो उतने अमाउंट में इंक्रीज़ नहीं हुआ जितने अमाउंट में वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ. तो ये 1965 से लेके 2019-20 तक का ये डेटा दिया हुआ है. तो आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो उसके बाद से ही इन सभी चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होने को मिलता है. ठीक है. तो स्टार्टिंग में जब 10 मिलियन टन्स की जो प्रोडक्शन हो रही थी वीट की,
वो अभी अराउंड 2019 टू 20 के अराउंड होगी 108 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन। तो इन सभी चीज़ के पीछे जो है कारण वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है। और कुछ कुछ आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर बोला जा रहा है ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड डू द फार्मर्स यूज। तो आप किसी रीजन में विजिट करो जहाँ पे फार्मर्स लोग फार्मिंग करते हैं और उनसे पूछो कि आप कौन सी टाइप की फार्मिंग करते हो, मॉडर्न करते हो, ट्रेडिशनल या मिक्स फार्मिंग करते हो, और उस चीज़ की एक नोट प्रिपेयर करो। फिर क्या क्या सोर्सेस ऑफ इरिगेशन वहाँ पे यूज़ होती है, फिर हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, कितना कल्टिवेटेड लैंड इरिगेट होता है, लिटिल होता है, नियरली हाफ होता है, या मेजोरिटी वाली लैंड होती है, पूरी ही लैंड होती है, एंड फ्रॉम वेयर टू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर। तो जितने भी इनपुट्स डालने होते हैं जैसे कि सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी चीज़ों का जो यूज़ होता है, इनपुट्स होता है, वो कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद से टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और शेयर करना ना भूलें ताकि जिनको भी ये वीडियो का ज़रूरत हो उन सभी तक ये वीडियो पहुँचे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रीचिंग द स्टार। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।